हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 2 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल। टाइटल है ओवरसीइंग ओवरसाइट। फाइनेंशियल आर्टिकल है तो बहुत सारे नए वर्ड्स होंगे, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है अगर हम इन्हें कंपेयर करें पॉलिटिकल आर्टिकल से, लेकिन हम बहुत आसान बनाकर इसको पढ़ेंगे। पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। बहुत सारी नई बातें यहाँ पे आप सीखेंगे और ज़रूर से शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। देखिए क्या कहना चाह रहा है ओवरसीइंग ओवरसाइट में। ओवरसी जो शब्द है इसका मतलब होता है सुपरवाइज करना। ओवरसी से मतलब है सुपरवाइज करना, ठीक है। इंस्पेक्ट करना भी कह सकते हो, निरीक्षण करना। और ओवरसाइट जो है इसका मतलब होता है, आप मिस्टेक कह सकते हो, फेलियर कह सकते हो, फॉल्ट कह सकते हो, गलती। वैसे ओवरसाइट का सुपरविजन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब गलती है। तो जो गलती हुई है उसको ओवरसी करना, उसको सुपरवाइज करना, उसको इंस्पेक्ट करना। कौन सी गलती हुई है, किसको सुपरवाइज करने की बात है, ये पूरा आर्टिकल देखेंगे आप समझ में आ जाएगा। देखिए, इंडियाज स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी अंडरलाइंड पार्ट है येलो कलर में है वो सब के सब सब्जेक्ट्स हैं, और ये जो अलग कलर में नजर आ रहा है आपको थोड़ा सा, और ये जो है वो एक नया वर्ड जो भी होगा स्लाइड में वो मिलेगा, तो इसको नोट करते चलना। भारत के जो स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, भारत के छोटे छोटे जो सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बचत की स्कीम होती है ना, एफडी होती है, आरडी होती है, पीपीएफ होता है, इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं उनके लिए कहा गया है कि इंडिया के जो छोटी सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, विटनेस्ड का मतलब एक्सपीरियंस करना, तो इन्होंने विटनेस किया क्या, अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो, दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर। तो इन्होंने अभूतपूर्व ओवरनाइट वॉलेटिलिटी, ओवरनाइट मतलब रातों रात, ठीक है, ओवरनाइट रातों रात, वॉलेटिलिटी का मतलब चेंजेबिलिटी होता है, तो इसका सिनोनिम लिख लीजिएगा चेंजेबिलिटी, या फिर म्यूटेबिलिटी भी कह सकते हैं, चेंजेबिलिटी या म्यूटेबिलिटी। इसका मतलब हो गया परिवर्तनशीलता। तो इन्होंने परिवर्तनशीलता यहां पे एक्सपीरियंस की इन रेट्स, दरों में, दिस वीक, इस सप्ताह, ठीक है। तो इंडियाज स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब विटनेस्ड है। तो भारत के जो छोटी छोटी बचत स्कीम्स हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया, विटनेस किया, सामना किया, अभूतपूर्व रातों रात जो परिवर्तनशीलता आई है दरों के अंदर इस वीक, उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। काफ़ी सारी परिवर्तनशीलता यहाँ पे देखी गई। एक बार चेंज की गई दरें, फिर ट्वीट आता है वित्त मंत्री का कि नहीं ये सब चीज़ें जो है हमने वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया स्टेटमेंट, हम उसको रीइंस्टेट करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली है। ऑन वेंसडे इवनिंग, ये बात है बुधवार शाम की, ठीक है। जब आप डे की बात कर रहे हो और उसी डे की बात कर रहे हो तो ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर आप वेंसडे से लेकर आज तक की बात करते होते तो यहां पे आता सिंस। तो वेंसडे इवनिंग को द बजट डिवीजन इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ये सब्जेक्ट है और ये डिपार्टमेंट, ये डिवीजन कहां पे है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आर्थिक मामलों का जो विभाग है ना, उसमें एक डिवीजन है बजट डिवीजन, जो बजट देखता है, ठीक है। इसने क्या किया, इस बजट डिवीजन ने रिवाइज किया। रिवाइज का मतलब पुनर्संशोधित करना है ना, एक बार फिर से दोहराना। डाउनवर्ड्स मतलब इसने दोहराया, और डाउनवर्ड कर दिया मतलब नीचे कर दिया क्या, इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज की दरों को। और ब्याज की दरें कौन सी, पेबल ऑन स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स, वो ब्याज दरें जो कि पेबल होती हैं किस पर, छोटी जो बचत की स्कीम्स हैं उन पर। और किसके लिए, फॉर द अप्रैल जून 2021 क्वार्टर, अप्रैल मई जून वाले तिमाही के लिए। चूंकि एक वित्त वर्ष कंप्लीट हो गया है, एक नया वित्त वर्ष स्टार्ट हो गया कल से 1 अप्रैल से, तो यहाँ पहला जो तिमाही है इसके लिए इन्होंने, इस बजट डिवीजन ने क्या किया, फिर से दरें संशोधित करी, और ब्याज दरें जो भी ब्याज मिलता है स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स पर, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर, उन पे ब्याज दरों को नीचे कर दिया। और कहाँ तक इन्होंने कमी करी है, बाई 40 बेसिस पॉइंट्स। बेसिस पॉइंट्स का मतलब मान के चलना कि आप जैसे परसेंट में लेते हो उसको 100 से गुणा कर दो और बेसिस पॉइंट्स निकल कर आएगा। तो यहाँ पे 40 बेसिस पॉइंट मतलब 0.4%, और यहाँ से लेकर 110 बेसिस पॉइंट मतलब 1.1% तक की यहाँ पे कमी कर दी है। फिर समझना बहुत आसान है। क्या कहना चाह रहा है, वेंसडे इवनिंग को जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, जो आर्थिक मामलों का विभाग है, उसमें एक बजट डिवीजन है, उसने क्या किया, उसने इंटरेस्ट रेट, जो कि इंटरेस्ट रेट दिया जाता है छोटी छोटी बचत स्कीम्स पर, एफडी पर, आरडी पर, पीपीएफ पर, इस प्रकार की जो स्कीम्स होती हैं इन पर जो ब्याज मिलता है उनको रिवाइज किया है। और रिवाइज करके क्या किया, डाउनवर्ड कर दिया है। डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, अपवर्ड होता तो ऊपर की ओर। तो इन्होंने क्या किया, इन स्कीम्स पर जो ब्याज मिलता है इन ब्याज की दरों में कटौती कर दी। कहने का मतलब ये है, कटौती कहां तक की, तो बाई लगा रखा है यहाँ पे, बाई का मतलब तक के अर्थ में आएगा, तो यहां तक कटौती की है। 40 बेसिस पॉइंट से लेकर 110 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की, मतलब 0.4% से लेकर 1.1%, मतलब मिनिमम इतनी कटौती, मैक्सिमम इतनी,
ठीक है। द रिटर्न ऑन द मोस्ट पॉपुलर पीपीएफ स्कीम, अब ये रिटर्न का मतलब जो यहाँ पे ब्याज मिलता था, ठीक है, जो मुनाफा मिलता था किस पर, पीपीएफ पर। पीपीएफ एक अकाउंट का नाम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पीपीएफ फंड जो सबसे पॉपुलर होता है स्कीम, ये बचत स्कीम में सबसे पॉपुलर स्कीम पीपीएफ है, इस पर जो रिटर्न मिलता था वॉज पैक्ड एट, इसको क्या कर दिया गया, पैक कर दिया गया। पैक का मतलब यहाँ पे फिक्स कर दिया गया या फिर इसको लिमिट कर दिया गया, ठीक है। तो इसको लिमिट कर दिया गया कहां पर, इतने परसेंट पर, कि अब इस पर ब्याज इतना ही मिलेगा। द लोवेस्ट लेवल इन 46 ईयर्स, और ये सबसे निचला स्तर है ब्याज का 46 सालों की अगर बात करें तो 46 ईयर्स में इतना कम ब्याज कभी भी पीपीएफ पर नहीं मिला। अब इस पर इतना ही ब्याज मिलेगा 6.4%, ये कहना चाह रहा है। तो रिटर्न यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब है वो वॉज है, वॉज पैक्ड है, ये पैसिव वॉइस है। बात समझ में आ गई। इसके आगे देखिए, द गवर्नमेंट हैड रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ में फ्रॉम लगता है, एक बात तो ये ध्यान रखें, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है परहेज करना, एब्सटेन फ्रॉम का मतलब भी परहेज करना होता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बचती दिखाई दी है ना, रिफ्रेन किया, बची है ना, बचने को बोलते हैं या कोई चीज़ को ना करने को बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे परहेज किया किस चीज़ से, फ्रॉम प्रपोजिशन है तो आईएनजी आ गया, ट्वीक करने से, ट्वीक का मतलब होता है एडजस्ट करना, ADJUST एडजस्ट, ऊपर लिख देता हूँ, ADJUST एडजस्ट कर सकते हो, या फिर ऑल्टर कर सकते हो, बदलना, या मॉडिफाई कर सकते हो, है ना, यहां इसका मॉडिफाई भी हो सकता है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने रिफ्रेन किया, गवर्नमेंट यहां पे बचती दिखाई दी किससे, फ्रॉम ट्वीकिंग दीज रेट्स, इन दरों को बदलने से, फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर, पिछले 3 तिमाही से ये बचती रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इन स्कीम्स पर, इन दरों में कोई भी यहाँ पे बदलाव नहीं किया था। आफ्टर इफेक्टिंग, कैसा करने के बाद, आफ्टर इफेक्टिंग, ऐसा करने के बाद। इफेक्ट जब वर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है ब्रिंग अबाउट, इसका मतलब है ब्रिंग अबाउट या फिर कोज, कारण बनना, ठीक है। अ सिमिलरली शार्प कट, क्या करने के बाद, एक सेम तरीके की, शार्प मतलब काफी ज्यादा, कट मतलब कटौती। तो ये कट जो है वो नाउन है, शार्प एडजेक्टिव है, सिमिलरली एडवर्ब है, ठीक है, ए डिटरमिनर है। तो एक इसी प्रकार की बहुत ही बड़ी कटौती करने के बाद, और बड़ी कटौती किसमें की थी, Q1 ऑफ 2021, Q1 का मतलब क्वार्टर 1, 2021 मतलब 2020-21 जो वित्त वर्ष था उसमें अप्रैल, मई और जून का जो पहला क्वार्टर था उसमें बहुत बड़ी कटौती ये कर चुके थे। उसके बाद में 3 तिमाही तक, चूंकि 4 तिमाही होती है एक वित्त वर्ष में, तो पहले में तो काफी तेज कटौती कर दी थी ऐसी ही जैसे कि ये करी है। उसके बाद में 3 तिमाही तक ये यहाँ पे दरों के अंदर कोई भी कटौती नहीं करी। सरकार यहाँ पे रिफ्रेन करती रही, सरकार इस चीज से बचती रही, सरकार इस चीज से परहेज करती रही, इन्होंने ऐसा नहीं किया। When the PPF, अब ये बता रहा है 2020-21 में जब पहला क्वार्टर आया था उस समय क्या हुआ था, उस समय जो पीपीएफ इंटरेस्ट है उसको प्रून कर दिया गया। प्रून जो शब्द है इसका मतलब काट छांट करना होता है, कट कह सकते हो, रिड्यूस कह सकते हो, ट्रिम कह सकते हो, कटौती करना मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस समय जो ये पहला क्वार्टर था ना, ये इसमें क्या किया गया था, पीपीएफ इंटरेस्ट को कटौती कर दी गई थी। कितना कर दिया गया था, 7.9% हुआ करता था ब्याज, और वहां से कटौती करके कहां लेकर आ गए थे, 7.1% पर। अभी कहां पर लेकर आ गए, 6.4%। लेकिन अभी जो 6.4% लेकर आए हैं ये वापस ले लिया वित्त मंत्रालय ने, आगे समझ में आ जाएगा आपको। हाउएवर, फिर भी, हालांकि, ये सब बातें तो कर ली, ठीक है, इतना कटौती इन्होंने पहले भी की थी, अब की बार भी कर दी, लेकिन हालांकि फिर भी बाय अर्ली थर्सडे, ये वेंसडे इवनिंग की बात है। अब सुबह सुबह ही थर्सडे को क्या हुआ, द अर्ली थर्सडे मतलब शुरुआत सुबह सुबह ही, है ना, जल्दी, मतलब शुरुआती घंटों के अंदर ही थर्सडे को, द रेट कट्स हैड डिसअपीयर्ड। रेट कट, ये जो दरों में कटौती है ना, ये गायब हो गई, हैड डिसअपीयर्ड, गायब हो गई थी। एंड द स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो का मतलब होता है जो भी यथास्थिति है उसको बोलते हैं, एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है उसको बोलते हैं, है ना। आप इसको स्टेटस क्यो को कह सकते हैं एग्जिस्टिंग कंडीशन, यथास्थिति, एग्जिस्टिंग कंडीशन। रीइंस्टेट का मतलब होता है पुनः बहाल करना, रीस्टोर करना, ठीक है। रिटर्न टू फॉर्मर पोजीशन, आप इसको कह सकते हो रिटर्न टू फॉर्मर पोजीशन, पहले वाली स्थिति में लौट जाना, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो कह रहा है कि भाई फिर भी जो सुबह सुबह थर्सडे को जो रेट की कटौती हुआ करती थी ना, जो रेट कटौती इन्होंने की थी वो डिसअपियर हो गई, और जो स्टेटस क्यों है वो रीइंस्टेट कर दिया गया,
है ना। स्टेटस क्यों, मतलब जो यथास्थिति है वर्तमान में जो भी दरें चल रही, पीपीएफ मान लो 7.1% अभी तक चल रहा था, तो वैसे ही वापस से इसको रीइंस्टेट कर दिया कि 7.1% ही रहेगा, कोई कटौती यहाँ पे नहीं की गई है। और ये कब हुआ, फॉलोइंग, इसके बाद। फॉलोइंग का मतलब बाद में, क्या किसके बाद में, अ ट्वीट बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो वित्त मंत्री ने एक ट्वीट किया, उसके बाद में ये सब कंडीशन जो है रीइंस्टेट कर दी गई, फिर से रिस्टोर कर दी गई, फिर से पूर्व स्थिति के अंदर ही आ गई, कोई कटौती जो है वो कोई भी लागू नहीं हुई। द ओनली एक्सप्लेनेशन, एकमात्र एक्सप्लेनेशन, ओनली के पहले द लगाते हो इसका मतलब एकमात्र होता है। अब एकमात्र यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया ट्वीट में कि ऑर्डर्स इश्यूड बाय ओवरसाइट, कि जो आदेश पारित किए गए थे गलती से, ओवरसाइट से, गलती से, चूक हो गई थी हमारे से, शैल बी विड्रॉन, उनको वापस ले लिया जाएगा। विड्रॉ का मतलब वापस लेना, ठीक है। पुल बैक करना, विड्रॉन का मतलब पुल्ड बैक भी कर सकते थे यहाँ पे अगर चाहें तो, पुल्ड बैक, पुल्ड आउट, ये सब भी कर सकते थे, ठीक है। तो ऑर्डर्स जो इशू किए गए गलती से, उन ऑर्डर्स को वापस ले लिया जाएगा। शैल बी क्यों लगाया भाई यहाँ पे, क्योंकि ये सर्टेनिटी है, क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा है तो उनसे बड़ा अधिकारी तो है नहीं वित्त मंत्रालय में, तो जो इनने कहा है वो निश्चित रूप से होकर ही रहेगा। तो सर्टेनिटी हो, डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट हो, प्रॉमिस हो, ये 4 कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं जहां शैल लगता है वहां विल लगाते हैं, जहां विल लगाते हैं वहां शैल लगाते हैं, उल्टा हो जाता है। तो यह सर्टेनिटी है, इस कारण से यहाँ पे शैल भी कर दिया, पक्का वादा कर दिया इन्होंने कि हाँ विड्रॉ कर ली जाएगी। सब चीजें हमने गलती से ऐसा ऑर्डर पारित कर दिया था। समझ में आ गई बात, आगे देखिए। इट इज नॉट क्लियर, ये बात स्पष्ट नहीं है, इट को देखकर इज है। इट इज नॉट क्लियर, इट यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, क्लियर एडजेक्टिव है। तो ये क्लियर नहीं है कि हुज ओवरसाइट, कि किसकी गलती, लेड टू का मतलब परिणाम निकलना, रिजल्ट इनटू को बोलते हैं। तो किसकी गलती से, लेड टू द रेट्स बीइंग कट, किसकी गलती से रेट में कटौती की जा रही है ना। बीइंग कट मतलब किया जा रहा है या किया जा रहा था, पास्ट में मान लो। तो ये क्लियर नहीं है कि किसकी गलती के कारण यहाँ पे रेट में कटौती की जा रही है। लेड टू का मतलब परिणित हुआ, इसका रिजल्ट ये निकला कि रेट में कटौती की गई, किसकी गलती थी ऐसी। तो ओवरसाइट, हुज ओवरसाइट जो है ये किसकी गलती, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है और इट की वर्ब ये है, ठीक है। इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, द इंटेंट हैज बीन रिवील्ड, इंटेंट का मतलब इरादा, तो इस प्रक्रिया में जो इरादा है हैज बीन रिवील्ड, उसको उजागर कर दिया गया। रिवील का मतलब डिस्क्लोज करना, और ये हैज बीन रिवील्ड है तो पैसिव वॉइस हो गया। इंटेंट का इरादा है, इंटेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। तो कह रहा है इस प्रोसेस में जो इरादा है उसको रिवील कर दिया गया है। इवन इफ, चाहे, द इंपैक्ट इज डेफर्ड, डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना, चाहे जो प्रभाव पड़ने वाला था उसको आपने टाल दिया हो कुछ समय के लिए, उसको आपने स्थगित कर दिया हो, उसने आगे के लिए अपने पुट ऑफ कर दिया हो, लेकिन फिर भी इरादा यहां पे साफ नजर आ गया, ठीक है। तो कह रहा है इस प्रक्रिया में, जो प्रक्रिया हुई कि गलती से आपने दरों में कटौती की, आदेश पारित किए, फिर से वापस से अपने आदेश को विड्रॉ कर लिया, तो इस प्रक्रिया में जो आपका इरादा था ना वो तो यहां पे जगजाहिर हो ही चुका है। चाहे जो प्रभाव है, इंपैक्ट है, उसको डेफर कर दिया गया हो, उसको चाहे आगे कल टाल दिया गया, प्रभाव तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मन में चल रहा है भी, धुआं वही है जहां पे आग लगी है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ यहां पे था मन में आपके कि आप चेंज तो करोगे, आज नहीं तो कल करोगे, कुछ ना कुछ आपने सोच के वापस ले लिया होगा, है ना, ऐसा कहना चाह रहा है। तो इंटेंट सब्जेक्ट था, हैज बीन रिवील्ड वर्ब थी, द इंपैक्ट सब्जेक्ट था, इज डेफर्ड इसकी वर्ब है। श्योरली निश्चित रूप से एडवर्ब है। वेंसडेज ऑर्डर, बुधवार का जो ये आदेश था, निश्चित रूप से बुधवार का जो आदेश था, अप्रूव्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट मतलब सक्षम, अथॉरिटी मतलब अधिकारी, तो जो कि अप्रूवल जिसको दिया गया, जो वेडनेसडे का ऑर्डर आया था, वेडनेसडे वाले ऑर्डर को जिसको अप्रूव किया गया था सक्षम अधिकारी के द्वारा, वाज नॉट बेस्ड ऑन रैंडम नंबर्स। तो ये जो ऑर्डर था वाज नॉट बेस्ड, ये आधारित नहीं था किस पर, रैंडम नंबर्स। रैंडम का मतलब बेतरतीब, बाई चांस जिसको लेते हैं आप, ठीक है, जो कि आपने प्लानिंग करके नहीं किया है, जो आप बेतरतीब तरीके से डिसऑर्डरली वे के अंदर कोई चीज को लेते हो उसको बोलते हैं रैंडम। नंबर्स का मतलब आंकड़े, की इन का मतलब यहां पे है जो आंकड़े आपने इनपुट किए हैं, जो भी आपने कोई वेबसाइट पे आंकड़े डाल दिए, है ना, जैसे आपने कहा कि इतने से इतनी कटौती कर दी जाएगी, 6.4% कर दिया जाएगा, तो आंकड़े कहां से आए, अगर आपने गलती ही की तो एग्जैक्ट आंकड़े कहां से आए। तो वेडनेसडे का जो ऑर्डर है, जो कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो अप्रूव किया गया था, अब यहां से यहां तक की बात है, वो ऑर्डर के बारे में थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, बाकी ऑर्डर को जोड़ दीजिए इस चीज से, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर था वो आधारित नहीं था कि आपने बेतरतीब तरीके से कोई आंकड़ों को इनपुट किया हो, कि इनका मतलब कोई आंकड़े इनपुट करना कंप्यूटर में, ठीक है। एंड नोटिफाइड इनएडवर्टेंटली, और ऐसा भी नहीं था। अब देखो ये एंड आ गया तो मान के चलना कि ये हेल्पिंग वर्ब भी काम करेगी, वॉज नोटिफाइड, और ऐसा भी नहीं था कि ये नोटिफाई किया गया हो इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है गैर इरादतन तरीके से, ठीक है, नॉट इंटेंशनली,
ठीक है, जिसमें कोई इंटेंशन आपका नहीं हो। तो ऐसा भी नहीं था कि आपने गैर इरादतन तरीके से, कि आपका इरादा नहीं था और आपने ऐसे ही इसको जारी कर दिया गया हो, नोटिफाई कर दिया हो। अमिडस्ट, अमिडस्ट का मतलब के बीच, किसके बीच? अ फ्लरी, फ्लरी का मतलब होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स। एक छोटे से समय काल में बहुत सारे काम जब करने होते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लरी ऑफ लास्ट मिनट इकोनॉमी रिलेटेड गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। लास्ट मिनट, अंतिम क्षण के, इकोनॉमी रिलेटेड, आर्थिक चीज़ों से संबंधित गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष के। चूंकि बुधवार कब की बात है? 31 मार्च की। 31 मार्च चूंकि वित्त वर्ष कंप्लीट होने वाला था, तो तभी आपको बहुत सारी चीजें करनी थी अंतिम क्षणों में। इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे आपको नोटिफिकेशंस यहां पे जारी करने थे। तो उसी बीच में आपने जो ये यहां पे ऑर्डर पारित किया था, जो किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया था, अप्रूव किया गया था, तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई बेतरतीब कुछ आंकड़ों पर आधारित था या फिर नोटिफाई किया गया था बिना किसी इरादे के। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो यहां पर देखने योग्य चीज क्या थी कि भाई ऑर्डर सब्जेक्ट था, वॉज नॉट बेस्ड, ये आपके वर्ब थी, बेस्ड में ऑन लगता है। इनएडवर्टेंटली, गैर इरादतन तरीके से। फ्लरी का मतलब सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। बहुत बड़ी संख्या में कोई काम अगर आप करते हो छोटे से समय काल में, छोटी समय अवधि में, उसको फ्लरी बोलते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ बहुत आसान है। आगे देखिए, इट इज डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, टू बिलीव, विश्वास करना। तो ये मुश्किल है विश्वास करना। क्या विश्वास करना मुश्किल है? दैट की द ओवरसाइट इज ऑन द ब्यूरोक्रेसीज पार्ट। ये ऑन द ब्यूरोक्रेसीज पार्ट, ऑन द पार्ट, ऑन समबडीज पार्ट, इसका मतलब उसकी गलती होना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो ये मुश्किल है, तो इट को देखकर इज आ रहा है। इट यहाँ पे प्रोनाउन है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, डिफिकल्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, टू बिलीव इन्फिनिटिव है, दैट कंजंक्शन है, दैट डिटर्मिनर है, ओवरसाइट नाउन है, इज लिंकिंग वर्ब है, ऑन द ब्यूरोक्रेसीज पार्ट ये एक फ्रेज होती है। इसका मतलब हो गया कि ब्यूरोक्रेसी की गलती नहीं है। ब्यूरोक्रेसी मतलब ऑफिशियल्स, मान लो किसी भी संगठन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑफिशियल्स काम करते हैं उनको आप ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। नौकरशाही आप समझते ही हैं इसको। तो ऐसा मुश्किल है मानना कि ये गलती जो है ये ब्यूरोक्रेसी की गलती है, ये ऑफिशियल्स, अधिकारियों की गलती है। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। फॉर, अब यहां फॉर जो है वो कंजंक्शन है, इसका मतलब है सिंस, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि इट सिंपली एग्जीक्यूटेड द स्टेटेड पॉलिसी डिसीजन। क्योंकि इसने, किसने? ब्यूरोक्रेसी ने। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने तो सिंपली, बिल्कुल सामान्य तौर पर, एडवर्ब है, एग्जीक्यूट, लागू किया, द स्टेटेड पॉलिसी डिसीजन। स्टेटेड जो पहले से आपने कहा था वो है ना, जो अभिव्यक्त था, जो एक्सप्रेस्ड था। पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी संबंधी निर्णय। टू लिंक, पहले से आपने एक डिसीजन दिया हुआ था। क्या डिसीजन था? टू लिंक सेविंग्स रेट्स, कि जो छोटे छोटे जो ब्याज दरें हैं उनको जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा? लिंक में टू लग गया, लिंक में विद भी लगा सकते हो। द इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उन ब्याज दरों से जो ब्याज दरें सरकारी प्रतिभूतियों पर दी जाती है। ऑफ ए कंपेरेबल टेन्योर, किसके लिए? एक तुलनात्मक समयावधि के। टेन्योर मतलब समयावधि, टाइम पीरियड, एवरी क्वार्टर, हर तिमाही में। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई ये मुश्किल है मान लेना कि ये जो गलती हुई है ब्यूरोक्रेसी की गलती है। कारण क्या है? क्योंकि इस ब्यूरोक्रेसी ने बहुत ही सामान्य तरीके से वही स्टेटेड पॉलिसी डिसीजन को एग्जीक्यूट किया है जिस डिसीजन में ये कहा गया था कि छोटी ब्याज दरों को जोड़ दिया जाएगा, छोटी ब्याज दरों को बराबर कर दिया जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों में मिलने वाले ब्याज पर। ठीक है, और वो ब्याज जो कि प्रत्येक तिमाही में दिया जाता है कंपेरेबल टेन्योर के लिए। मतलब यहां पीपीएफ में 1 साल का ब्याज कितना है, सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज कितना है। आपने पहले ही कहा था कि हम दोनों को बराबर कर देंगे, तो शायद आपने वैसा ही किया, ये लेखक कहना चाह रहा है। आगे देखो, सो वन मस्ट डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब है कंक्लूड करना, इन्फर करना, कंक्लूड करना या फिर इन्फर करना, निष्कर्ष निकालने को बोलते हैं डिड्यूस। मस्ट आ रहा है, इसका मतलब जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को, वन मतलब कोई भी, एक कोई व्यक्ति हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी यहां पे निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि द ओवरसाइट, जो गलती हुई है, द क्यों? क्योंकि हमें पता लग गया ओवरसाइट कौन सी है। ठीक है, इज ऑन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स पार्ट। तो ये गलती किसकी है? राजनीतिक। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? कार्यपालिका, सरकार की गलती है। कहने का मतलब ये है, सीधी सीधी बात ही समझो। तो किसी भी व्यक्ति को यहां पे निष्कर्ष निकाल ही लेना चाहिए कि जो गलती हुई है वो सरकार की गलती है। ऑन द टाइमिंग एंड इंप्लीकेशंस, किस कारण से? ऑन द टाइमिंग, कि जो टाइमिंग है, एंड इंप्लीकेशंस, इंप्लीकेशंस का मतलब यहां पे परिणाम है। आफ्टर इफेक्ट या आफ्टर मैथ को बोलेंगे, आफ्टर मैथ, परिणाम। ऑफ एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट लागू करना। द रिक्वायर्ड डिसीजन, जो भी आवश्यक निर्णय है, डिसीजन नाउन है, रिक्वायर्ड एडजेक्टिव है, द डिटरमिनर है। एज पर द एक्सटेंट पॉलिसी, एक्सटेंट का मतलब एग्जिस्टिंग, जो वर्तमान में एग्जिस्ट करती है, जो वर्तमान में अस्तित्व में है। पॉलिसी मतलब कोई भी कार्य योजना। कहना चाह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को निष्कर्ष निकाल देना चाहिए कि गलती है वो सरकार की गलती है।
ठीक है, कि जो टाइमिंग इन्होंने चुना है और जो परिणाम इसका हो सकता है इस डिसीजन को लागू करने का एक्सटेंट पॉलिसी के अनुसार, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अनुसार उसका जो परिणाम हो सकता है, उसका जो टाइमिंग आपने चुना है, वो गलती किसकी है? सरकार की गलती है। ठीक है, आगे कह रहा है द क्लिंचिंग फैक्टर, क्लिंचिंग का मतलब है डिसाइसिव, डिसाइसिव या डिसाइडिंग, निर्णायक। तो निर्णायक जो फैक्टर है वो है 5 असेंबली पोल्स की, 5 विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए ये थोड़ा सा सरकार ने वापस से ले लिया। ठीक है, तो ये यहां पे क्लिंचिंग फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर है वो 5 असेंबली पोल्स है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि द गवर्नमेंट, देखिएगा, द गवर्नमेंट दैट हैज ब्रेजेंट इट आउट, ब्रेजेंट समथिंग आउट का मतलब है कॉन्फिडेंटली कोई बात को कहना और ये अस्वीकार कर देना कि भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है क्या। आप आपको कहा जाए कि ये प्रॉब्लम है, आप कहें कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंटली आप किसी बात को एक्सप्रेस करते हो और आप ये दरकिनार कर देते हो, इग्नोर कर देते हो इस बात को कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती भी है क्या, उसको बोलते हैं ब्रेजेंट इट आउट। तो सरकार दैट इज ब्रेजेंट इट आउट ऑन अपोजिशन जाइब्स, जाइब्स का मतलब होता है रिमार्क, जाइब्स का मतलब होता है रिमार्क, इंसल्टिंग रिमार्क, इंसल्टिंग रिमार्क, अपमानजनक टिप्पणी, इसको बोलते हैं जाइब्स। तो गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के बाद में थोड़ा सा समझो, दैट लगा के बताया है इसके बारे में कि वो गवर्नमेंट जिसने कि बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से मानने से मना कर दिया है, ऑपोजिशन जाइब्स, जो विपक्ष यहां पे अपमानजनक टिप्पणियां कर रहा है उनको मानने से मना कर दिया है। किस बारे में टिप्पणी कर रहा है? अबाउट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ते हुए, राइजिंग बढ़ते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अनएम्प्लॉयमेंट नाउन, बेरोजगारी, हाई इन्फ्लेशन उच्च महंगाई, अलोंग विद किसके साथ साथ, सोरिंग फ्यूल प्राइसेस, सोरिंग मतलब राइजिंग बढ़ता हुआ, फ्यूल प्राइसेस ईंधन की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें। अब यहां तक की बात कंप्लीट हो गई, फिर से आ जाएंगे किस पर? गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट कुड इल अफोर्ड, गवर्नमेंट जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, इल अफोर्ड मतलब कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता टू यील्ड अ फ्रेश टॉकिंग पॉइंट, यील्ड का मतलब प्रोड्यूस करना है यहां पे, फ्रेश मतलब नया, टॉकिंग पॉइंट मतलब बातचीत का बिंदु। अब कोई नए बातचीत के बिंदु पर यहां पे कोई नया बिंदु बातचीत का नहीं ला सकती है गवर्नमेंट। फिर समझना, सरकार, वो सरकार जिसने कि कॉन्फिडेंट तरीके से इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि जो विपक्ष यहां पे टिक्का टिप्पणी कर रहा है बढ़ती हुई बेरोजगारी पर, महंगाई पर, साथ साथ में बढ़ते हुए जो ईंधन की कीमतें हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, उनके बारे में जो इंसल्टिंग रिमार्क यहां पे ओपोजिशन कर रहा है उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से मानने से इनकार कर दिया है। वो गवर्नमेंट अब यहां पे अफोर्ड नहीं कर सकता था कि यील्ड ए फ्रेश टॉकिंग पॉइंट, की कोई नया टॉकिंग पॉइंट यहां पर लेकर आ जाए, है ना, ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। कुड आ रहा है, पास्ट की बात मान के चलना, ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि कहीं यहां पे गवर्नमेंट जो है वो इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता था कि कोई नया टॉकिंग पॉइंट मिल जाए, कोई नई बातचीत का बिंदु मिल जाए। पहले से विपक्ष पीछे पड़ा हुआ है, पहले से बहुत गलतियां सरकार कर चुकी है। अब इस बिंदु को लाकर कि सरकार फिर से ये छोटे छोटे ब्याज दरें जो हैं, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो ब्याज दरें हैं उनको कम करके ये नया टॉकिंग पॉइंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, ये अफोर्ड नहीं कर सकता था इस बात को। आगे दे रखा है, देखो हाइफन लगा के कौन सा टॉकिंग पॉइंट, द स्क्वीजिंग ऑफ द मिडिल क्लास। स्क्वीजिंग का मतलब निचोड़ना होता है। अब यहां पे मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं वो स्क्वीज हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब उनके पास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उनके पास जैसे मान लीजिए 1000 रुपए हुआ करते थे, अब उनको उन स्कीम से 500 रुपए ही मिलेंगे, तो और स्क्वीज हो गए और सिकुड़ गए, है ना। एंड सीनियर सिटीजन, और वरिष्ठ नागरिक जो पीपीएफ स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको और कम ब्याज मिले। इवन एज, चाहे इवन एज मतलब सेम टाइम पर, चाहे दे ब्रेसअप, ब्रेसअप का मतलब मेंटली और फिजिकली तैयार होना। ठीक है, इफ यू आर रेडी मेंटली और फिजिकली टू फेस समथिंग, इट मींस यू हैव ब्रेस्ड योरसेल्फ अप। तो चाहे मतलब उसी समय जब वे लोग कौन, मिडिल क्लास वाले लोग, सीनियर सिटीजन्स तैयार हैं फॉर द फ्रेश टैक्स, नए टैक्स के लिए ऑन प्रोविडेंट फंड इनकम्स, कि प्रोविडेंट फंड इनकम, ये जो पीपीएफ स्कीम से जो आपको इनकम हो रही है, जो ब्याज आप कमा रहे हो, उस पर टैक्स लगाने की बात आपने कर दी थी, उसको भी सहन करने के लिए तैयार है ना। ऐसे समय में आप नया टॉकिंग पॉइंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि ये जो मिडिल क्लास सिटीजन जो हैं उनको आप और स्क्वीज कर दो। फिर समझना, गवर्नमेंट, सीधा आ जाओ कुड इल अफोर्ड पे, गवर्नमेंट यहां पे ये चीज वहन नहीं कर सकती थी, ये चीज सहन नहीं कर सकती थी कि नया बातचीत का बिंदु मिल जाता। और नया बातचीत का बिंदु क्या मिलता? वो बिंदु ये मिलता कि और विपक्ष ये कहता कि आपने मिडिल क्लास को, सीनियर सिटीजन को और स्क्वीज कर दिया है। ठीक है, और वो भी उस समय जब ये तैयार हैं कि आप जो प्रोविडेंट फंड पर नया टैक्स लगा रहे हो उसको सहन करने, उसको वहन करने के लिए भी तैयार हैं।
तो फिर आप फिर ब्याज दरें भी कम कर रहे हो। तो ये टॉकिंग पॉइंट यहाँ पे प्रोड्यूस होता, ये टॉकिंग पॉइंट इमर्ज होता, ये यहाँ पे ये सहन नहीं कर सकती थी। ठीक है, बीच में दे रखा था कि वो सरकार जिसने कि बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से खारिज कर दिया है इन सब बातों को कि जो विपक्ष टीका टिप्पणी करता है कि बढ़ते हुए बेरोजगारी है इस सरकार के शासनकाल में, यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, तेल की कीमतें बहुत बढ़ रही है, तो और एक बिंदु नहीं यहाँ पे जोड़ा जा सकता था, मतलब जोड़ना ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। आगे देखिए, दिस रोलबैक, रोलबैक का मतलब होता है यहां पे रोलबैक का मतलब क्या है, वैसे रोलबैक कटौती भी होती है, लेकिन यहां पे रोलबैक का मतलब है कि जो आपने कोई भी स्कीम यहां पे लॉन्च की उसको वापस ले लिया। तो ये जो एक ऑर्डर लिया था उसको वापस ले लिया था ना सरकार ने, जो निर्मला सीतारमण के जो ट्वीट से वापस इन्होंने विड्रॉ कर लिया था अपने ऑर्डर को, इसके लिए कहा गया। तो ये जो रोलबैक हुआ ना, इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण, ऑफ पोस्ट हेस्ट पॉलिसी। पोस्ट हेस्ट पॉलिसी, पोस्ट हेस्ट का मतलब बहुत जल्दीबाजी में, पॉलिसी मतलब नीति, एड होकिज्म। अब ये एड होकिज्म एक नाउन है, ठीक है, एड होकिज्म जो शब्द है ये नाउन है, लिखो इसको आप। एड होकिज्म जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी आपने मान लीजिए कोई भी मतलब कोई भी घटना घटती है, उस घटना के प्रति प्रतिक्रिया आप देते हो, उस घटना के प्रति आप रिएक्ट करते हो, किसकी बजाय आप पहले से कोई योजना नहीं बनाते हो, उसकी बजाय आप घटना के प्रति रिएक्ट करते हो, उसको बोलते हैं एड होकिज्म। फिर समझना, तो कह रहा है कि ये जो रोलबैक है, ये जो कटौती है, इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है पोस्ट हेस्ट पॉलिसी का, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है कि आपने जल्दीबाजी में कोई नीति बनाई और ये पॉलिसी एड होकिज्म, मतलब ये वो नीति है जिसके अंदर आप केवल रिएक्ट करते हो, है ना, रिएक्ट करते हो, आप पहले से कोई योजना नहीं बनाते हो, कोई घटना को देखकर रिएक्ट करते हो। इस प्रकार का पहली कोई यहाँ पे कोई उदाहरण नहीं है। बट इट में मेक द गवर्नमेंट्स, लेकिन ये क्या कर सकता है, मैं संभावना बताता है, इट में मेक द गवर्नमेंट्स 12.05 लाख करोड़ बोरोइंग प्लान, जो गवर्नमेंट का 12.05 लाख करोड़ का कर्ज लेने की योजना है ना फॉर द ईयर, इस साल के लिए, वो इस प्लान को बड़ा मुश्किल कर सकता है एज द सेंट्रल बैंक, क्योंकि जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई है, हैज़ बिन कंप्लेनिंग, वो शिकायत कर रहा है ऑफ हाई स्मॉल सेविंग रेट्स, किसकी, कि हाई स्मॉल सेविंग्स रेट्स, ये पहले से ही शिकायत कर रहा है किस चीज़ की, कि छोटे छोटे जो ब्याज दरें आप हैं, छोटे छोटे जो स्कीम्स में ब्याज दरें आप देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो है ये डेटरेंट है। डेटरेंट का मतलब यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, ये रुकावट है, किसके लिए रुकावट है, ये ऑब्स्टेकल है टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स। लोअर इंटरेस्ट रेट्स का मतलब हो गया कम ब्याज दरों के लिए, ठीक है, मतलब ये जो कम ब्याज दरें आप करवाना चाहते हो उनके लिए ये एक बाधा का काम करती है, ये पहले ही कह रही है। तो ये जो एक स्कीम है ना इनकी, इसको मुश्किल पड़ सकता है। फिर समझना, ये जो रोलबैक है सरकार ने जो वापस लिया डिसीजन, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है पोस्ट हेस्ट पॉलिसी एड होकिज्म का, मतलब बहुत जल्दीबाजी में आपने कोई नीति बनाई और आपने केवल किसी घटना को लेकर रिएक्ट कर दिया, कोई भी घटना घटी और आपने तुरंत से रिएक्ट किया, वापस से विड्रॉ कर लिया, है ना। लेकिन ये क्या कर सकता है, ये गवर्नमेंट की जो ये योजना है, इतना लाख करोड़ रुपए का लोन लेने की योजना जो है, इसको मुश्किल कर सकता है इस साल के लिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है पहले से ही शिकायत करता रहा है, कंप्लेन करता रहा है कि जो हाई स्मॉल सेविंग्स रेट्स है, कि आप जो उच्च ब्याज दरें यहाँ पे देते हो छोटे छोटे स्कीम्स पर, सेविंग्स स्कीम पर, वो ऑब्स्टेकल है किस में, लोअर इंटरेस्ट रेट्स में, है ना। तो इसके चलते गवर्नमेंट को जो वापस ली है योजना, ये कटौती नहीं की है, तो ये यहाँ पे रोड़ा अटका सकता है, गवर्नमेंट को इतना लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। आगे देखिए, अनदर इंस्टेंस, एक और उदाहरण, इज द मिस्टीरियस प्रैक्टिस, वो है रहस्यमयी प्रैक्टिस, मतलब कोई भी कार्य योजना, ठीक है। तो एक और उदाहरण, वो है एक रहस्यमयी तरीके से एक काम और कर रही है ऑयल कंपनी जो है, वो क्या कर रही है, फ्रीजिंग पंप प्राइसेस, वो पंप प्राइस को फ्रीज कर रही है, फ्रीज का मतलब फिक्स कर रही है, पैक कर रही है, पीईजी आया था ना, फिक्स कर रहा, लिमिट करना, तो पंप प्राइसेस को फिक्स कर रही है ड्यूरिंग इलेक्टोरल कैंपेन्स, चुनावी अभियान जो चल रहा है, जो 5 असेंबली इलेक्शन होने वाले, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है ना, तो ये जो इलेक्टोरल कैंपेन्स हैं इस दौरान, तो इलेक्टोरल कैंपेन्स के दौरान यहां पे एक काम और देखने को आ रहा है कि ऑयल कंपनी जो है वो पंप प्राइसेस को फिक्स कर रही है। ये एक मिस्टीरियस सी बात यहां पे समझ में आ रही है। इवन दो, यद्यपि ऑयल प्राइसेस आर डीरेगुलेटेड, डीरेगुलेटेड मतलब जिस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, उसको बोलते हैं डीरेगुलेट। यद्यपि ये पता है आपको कि तेल की कीमतें जो है वो सरकार के अधीन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अधीन है। जैसे बाजार में ऊपर जो भी उफान आएगा या फिर नीचे होंगी दरें, उसके हिसाब से तेल की कीमतें जो है ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन इस पर कोई सरकार नियंत्रण नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ऑयल कंपनी जो है यहाँ पे फिक्स कर रही है प्राइसेस इलेक्टोरल कैंपेन्स के दौरान, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। द पीएम एज पार्ट ऑफ हिज वन नेशन वन इलेक्शन पिच, पिच का मतलब यहाँ पे आधार मान लो, पीएम जो हमेशा एक नारा देते रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, कि एक देश हो एक ही चुनाव हो,
हैज ऑफन सेड, उन्होंने अक्सर कहा है, क्या कहा है, दैट द वर्चुअली पेरेनियल पोल सीजन, वर्चुअली मतलब लगभग, ऑलमोस्ट, पेरेनियल का मतलब अनएंडिंग, जो कभी ना खत्म होने वाला है, पेरेनियल का मतलब अनएंडिंग, पोल सीजन चुनावी जो सत्र है, हिट्स डेवलपमेंट, ये प्रभावित करता है विकास को। तो प्रधानमंत्री, जो कि इन्होंने हमेशा कहा है कि एक राष्ट्र में एक चुनाव होना चाहिए, है ना, तो इन्होंने अक्सर ये कहा है कि जो लगभग लगातार चुनाव चलते हैं देश में, कभी किसी स्टेट का चुनाव है, कभी उपचुनाव है, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, इस तरह के चुनाव लगातार चलते रहते हैं। ये जो पोल सीजन है डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ऑन द सेम नोट, ऑन द सेम नोट मतलब जो पहले कहा गया है वैसी ही बात आगे, है ना, जो मैंने पहले कहा उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी आधार पर अगर कहें, इफ गवर्नमेंट्स नीड परमिशन, यदि सरकारों को परमिशन चाहिए टू अनाउंस इनिशिएटिव्स, किसके लिए, इनिशिएटिव्स अनाउंस करने के लिए। इनिशिएटिव्स का मतलब कोई भी आप नई विकास योजना है, कोई भी कल्याण की स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, उसको अनाउंस करना चाहते हो, या कोई नई पहल आपकी है, उसकी परमिशन अगर चाहिए, वाइल द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन फोर्स, और वो भी तब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू है। इन फोर्स का मतलब लागू है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ये देखो, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट मान लो, चुनाव के समय एक आचार संहिता लगती है, उसके अंदर यह कहा जाता है कि 100 मीटर पोलिंग बूथ जो है उसके 100 मीटर के अंदर आप कैनवासिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, कैंपेन नहीं कर सकते हैं। उसमें यह होता है कि आप किसी वोटर को ब्राइब नहीं दे सकते, रिश्वत नहीं दे सकते। इसमें यह होता है कि आप किसी वोटर को इंटिमिडेट नहीं कर सकते, डरा नहीं सकते। तो यह है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो आचार संहिता जब लग चुकी है, उस समय अगर आप परमिशन लेना चाहती हैं सरकारें, है ना, तो एनी डेविएशन और रिवर्सल फ्रॉम रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, तो इस प्रकार से कोई भी डेविएशन, डेविएशन का मतलब पथ भटकाव, कि आप चेंज ऑफ कोर्स मतलब रास्ते से भटकाव, तो कोई प्रकार का भटकाव है, या रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब वापस ले लेना, फ्रॉम रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, जो रूटीन के प्रशासनिक निर्णय होते हैं उनसे वापस आप हटते हो पीछे, तो ये चीज जो है उनको भी शुड ऑल्सो अट्रैक्ट, ये आकर्षित करें द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है एग्जामिनेशन, मतलब जांच होनी चाहिए उसकी भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कहने का मतलब ये है, फिर समझना। तो कह रहे इसी नोट पर, किस नोट पर, जो ऊपर कही गई बात, इस नोट पर यदि सरकारों को परमिशन चाहिए कि वो इनिशिएटिव्स को अनाउंस करना चाहती है, जैसे कि यहाँ पे तेल की कीमतें यहाँ पे कम कर दी, है ना, यहाँ पे तेल की कीमतें जो है फिक्स कर दी पेट्रोल पंप्स पर, जहाँ जहाँ पे चुनाव है वहाँ पर, तो इसी नोट पर यहाँ पे लेखक कह रहा है कि अगर सरकारों को परमिशन चाहिए कि वो इनिशिएटिव्स अनाउंस करना चाहती है, और वो भी तब जब आचार संहिता लागू है, तो कोई प्रकार का अगर डेविएशन होता है, मतलब आपने कोई स्कीम यहाँ पे लॉन्च की, उस स्कीम को वापस लेते हो, आप जानबूझकर वोटर्स को रिझाने का काम करते हो, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें भी इलेक्शन कमीशन की जांच होनी चाहिए, या अट्रैक्ट करे इलेक्शन कमीशन की जांच को। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। अब देखते हैं रिवीजन। पेरेनियल शब्द है, इसका मतलब होता है एवरलास्टिंग, मतलब कभी ना खत्म होने वाला, शाश्वत, सनातन। जाइब का मतलब इंसल्ट है, इंसल्टिंग रिमार्क को स्नाइड रिमार्क को बोलते हैं, अपमानजनक टिप्पणी। क्लिंचिंग का मतलब डिसाइडिंग है, निर्णायक है, ए। इंप्लीकेशन का मतलब होता है आफ्टरमैथ, बी। और डिड्यूस का मतलब होता है कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना। तो ये सब आपके आंसर्स होंगे। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा इसको। और अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक मंडे को इस सेशन के थ्रू, अदरवाइज एसपी बख्शी का सेशन तो मिलेगा ही आपको, ठीक है, वो चलता रहेगा। तो सैटरडे संडे को भी क्लास एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। मंडे को वैसे हम द हिंदू एडिटोरियल सेशन के थ्रू मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।